हाँ बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 12 की जो पहला चैप्टर हमारा ठोस अवस्था, इसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तो सबसे पहली बात हमारी है कि ठोस क्या है भाई। तो पहले तो ये हुआ करता था, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। अब क्या बोलेंगे, अब आप लोग बोलेंगे वे पदार्थ जिनके अवयवी कण, वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक दूसरे के, वे पदार्थ जिनके अवयवी कण एक दूसरे के बहुत पास पास में होते हैं, मतलब क्लोजली पैक होते हैं, के बहुत पास पास में होते हैं, के बहुत पास पास में होते हैं, पास पास में होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठोस बहुत पास पास में होते हैं, ठोस कहलाते हैं। तो यदि बात की जाए कि ठोस क्या है भाई, तो वे पदार्थ जिनके अवयवीकरण एक दूसरे के बहुत पास पास में होंगे या होते हैं, ठोस कहलाते हैं। और उस समय जो उनकी अवस्था है, जैसी उस ठोस पदार्थ की अवस्था हो या आकृति हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठोस अवस्था। तो ठोस पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ठोस को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, दो पार्टों में। एक क्रिस्टलीय ठोस, एक हमारा क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। हाँ बच्चों, अगर हमसे पूछा जाए कि ठोस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हमारा क्रिस्टलीय ठोस है, दूसरा कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस। तो आओ बच्चों देखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। तो ठोस की डिफिनेशन क्लियर, वे पदार्थ जिनके अवयवीकरण एक दूसरे के बहुत पास पास में होते हैं, ठोस कहलाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। अब आप लोग पार्ट का नाम जानेंगे, इसलिए मिटा देता हूं मैं इसको, कक्षा 12 भी मिटा देता हूं मैं। हाँ, तो हम लोग जानेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोस, हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस और जो है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है। हाँ भैया, तो आओ देखते हैं। तो पहली बात, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण जो है नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। नियमित रूप से क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप से, व्यवस्थित हटा दो भी, नियमित रूप से दीर्घ परासी, मतलब क्या है, सारी बात समझाऊंगा भाई। हाँ, ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप से दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, व्यवस्था में होते हैं, क्या कहलाते हैं भाई, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की यदि बात करें तो ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण नियमित रूप से लघु परासी व्यवस्था में होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। तो डिफिनेशन हो गई कि ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं
क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जबकि ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से लघु परासी व्यवस्था में होते हैं कैसे ठोस कहलाते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। तो इसका मतलब क्या है? देखो भाई, जैसे मैंने कह दिया कोई पदार्थ जो है ए और बी कणों से मिलकर बना है। किस कणों से मिलकर बना है? ए और बी कणों से। तो जरा ध्यान देना, मैंने कह दिया अब मुख्यतया कण हमारे गोलाकार ही होंगे। हाँ, हमने कह दिया मान लो ये कण ए है, तो ये वाला कण हमारा कौन सा है? बी। फिर मैंने कहा कि ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण, मैंने कह दिया पदार्थ जो है हमारा ए और किससे मिलकर बना है? बी। ए बी कणों से मिलकर बना है, ऐसा मैंने मान लिया। ए बी कणों से मिलकर क्या हुआ है? ए बी कणों से मिलकर बना है। तो पहली बार अगर ए आया तो दूसरी बार कौन आया? बी। अब तीसरी बार कौन आना चाहिए? ए। फिर चौथी बार कौन आना चाहिए? बी। फिर पांचवी बार ऐसे कौन? ए। फिर ऐसे कौन? बी। फिर ऐसे कौन? ए। फिर बी। फिर ए। फिर बी। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से, नियमित का मतलब पहले शुरू में ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी, फिर ऐसे ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी। ये कहाँ तक है? बहुत लॉन्ग अरेंजमेंट है, दीर्घ व्यवस्थित है। इसी रूप से ये दीर्घ रूप में व्यवस्थित है। ऐसे मैं लिखता चला जाऊं ए बी ए बी ए बी, अब कहाँ तक लिखूंगा भाई? तो इससे बोला गया दीर्घ परासी व्यवस्था। हाँ, और नियमित रूप से है, ए के बाद बी, ए के बाद बी। अब यहाँ पे जैसे ए आया, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आया था, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए आया तो यहाँ पे बी, यहाँ पे बी आया तो यहाँ पे ए, यहाँ पे ए आया तो बी, ऐसे बी, फिर बी। अब कौन? बी के बाद ए, फिर बी, फिर ए, फिर यहाँ पे बी, फिर ए, फिर बी। नियमित रूप से ये लॉन्ग अरेंजमेंट है इनका, ये रेगुलर लॉन्ग अरेंजमेंट है इनका। नियमित रूप से दीर्घ परासी व्यवस्था में है। नियमित रूप से किस व्यवस्था में है? दीर्घ परासी व्यवस्था में। ऐसे आप बनाते रहो। फिर भी अब कहाँ तक मैं बनाऊंगा भाई? बस ये बात हो गई, समझाने की बात थी। हाँ, तो शायद आप परिभाषा का मतलब समझ गए होंगे कि ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं, ऐसे पदार्थों को क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे यहाँ पे ए आया, फिर मैंने कहा कि पदार्थ दो कणों से मिलकर बना है, मैंने ये भी बता दिया, दो कणों से मिलकर, मैंने मान लिया ऐसा। तो ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी, ये लॉन्ग अरेंजमेंट ऐसे चल रहा है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है? ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण, यहाँ भी नियमित व्यवस्था होती है, मैंने अनियमित नहीं लिखा, यहाँ भी मैंने नियमित लिखा है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नियमित नहीं रहते, बहुत छोटे रेंज तक ये क्या होते हैं? नियमित रहते हैं। ये बहुत छोटे रेंज तक क्या रहते हैं? नियमित रहते हैं। उसके बाद ये क्या हो जाते हैं? अनियमित। जैसे यहाँ पे मान लो मैंने फिर वही बात, पदार्थ ए और बी से मिलकर बना है, तो यहाँ पे ए आया, फिर कौन आया? बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर मान लो ए आया। अब ए के बाद क्या आ गया? बी नहीं आया। अब ए के बाद क्या आ गया? ए के बाद क्या आया? ए आ गया। ए के बाद ए, फिर हो सकता है बी, फिर हो सकता है फिर आ जाए बी, फिर हो सकता है फिर बी आ जाए। मतलब यहाँ पे थोड़ी देर देखने को मिला, ए के बाद बी, बी के बाद ए के बाद बी। लेकिन आगे चलकर इनकी जो व्यवस्था है, किनकी? जो अक्रिस्टलीय ठोस में जो पदार्थ हैं जो कि ए बी कणों से मिलकर बने हैं, ये कुछ देर तक तो सही लाइन पर थे, लेकिन फिर थोड़ी देर वाला लाइन से उतर गए। हाँ बच्चा, तो यहाँ पे फिर वही बात, मान लो ए के बाद बी, बी के बाद ए, फिर हो सकता है ए ही आ जाए, फिर हो सकता है कौन आ जाए? ए, फिर हो सकता है आया बी, फिर आ जाए बी, फिर आ जाए ए, फिर बी। मतलब कुछ इस तरीके से कि ये पदार्थ कुछ देर तक तो थोड़े शॉर्ट रेंज के लिए जो है नियमित रूप से थे, इसके बाद क्या हो गए? अनियमित हो गए। यहाँ पे मान लो आया ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर बात को क्या हुआ? बी, हो सकता है सब बी ए बी आ जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है नियमित जो रूप है कणों का, वो थोड़ी देर के लिए तो देखने को मिला, लघु थोड़े समय के लिए देखने तक मिला, इसके बाद वो क्या हो गए? अनियमित हो गए। इसी के लिए क्या गया? ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से लघु परासी व्यवस्था में होते हैं, ऐसे पदार्थों को कौन सा ठोस बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। हाँ, दूसरी बात होता है ये विषम दैशिक होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कैसे दैशिक होते हैं? विषम दैशिक।
विषमदैशिक होते हैं। और ये कैसा होता है? समदैशिक होता है। ये समदैशिक होते हैं। समदैशिक होते हैं। हाँ, तो ये विषमदैशिक होता है, ये क्या होता है? समदैशिक। तीसरी बात अगर इसी में से अंतर निकालें, ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। किस परासी व्यवस्था में? दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। परिभाषा से अंतर निकाल लिया भाई। चौथी बात, ये किस परासी व्यवस्था में होते हैं? लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। फिर यदि हम चौथी बात की बात करें, यदि हम चौथी बात की चर्चा करें, तो इनका गलनांक जो होता है, इनका गलनांक एक निश्चित बिंदु पर होता है। एक किस बिंदु पर होता है? निश्चित बिंदु पर होता है। हाँ बच्चा, इनका गलनांक एक निश्चित बिंदु पर होता है। अब यहाँ पे ज़्यादा नीचे लिखूंगा, दिखाई नहीं पड़ेगा, तो मैं चौथा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा भाई। अक्रिस्टलीय ठोस के लिए चौथा पॉइंट ऊपर लिख देता हूँ कि इनका जो गलनांक है, इनका गलनांक ताप के एक परास में होता है। ताप के किस में होता है? ताप के परास में होता है। हाँ बच्चों, चार अंतर है मुख्यतया। चारों अंतर की एक बार मैं दोबारा चर्चा कर लूं कि ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से लघु परासी व्यवस्था में होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। सारी चर्चा है कि ये विषमदैशिक होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं? समदैशिक। ये क्या होते हैं? समदैशिक। फिर तीसरी बात, ये दीर्घ परासी व्यवस्था में होते हैं। यहीं से डेफिनेशन से निकाल लिया कंक्लूजन। यहाँ पे ये लघु परासी व्यवस्था में होते हैं। चौथी बात, इनका गलनांक एक निश्चित बिंदु पर होता है। जैसे आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़े हों तो वहाँ पे आयनिक यौगिक की यदि हम चर्चा करें तो वहाँ पे बताया जाता है कि NaCl का गलनांक इतने बिंदु पर होगा, मतलब उसका एक फिक्स बिंदु है किसी भी क्रिस्टलीय ठोस का। एक अगर बताया गया कि मान लो कह रहा हूँ 83 डिग्री सेल्सियस पे गल गया, एक उदाहरण बता रहा हूँ, तो 83 डिग्री सेल्सियस पे गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ पे इनका गलनांक ताप के एक रेंज में होता है। जैसे कभी आपने प्लास्टिक देखा हो, क्या देखा हो? प्लास्टिक। तो हमने प्लास्टिक को जैसे डाला वहाँ पे आग अग्नि में डाला, तो आप देखते हैं प्लास्टिक पहले थोड़ा जो है ढीली पड़ेगी, फिर बटुरेगी, तब कहीं जाके वो जो है उसमें थोड़ा वो लिक्विड निकलेगा। तो मतलब यहाँ पे ताप का एक रेंज आ गया, एक निश्चित ताप पर ये नहीं गल गई, मेल्ट नहीं हुई। तो इसके लिए ताप का एक रेंज होता है। पहले कुछ देर प्लास्टिक गली, सिकुड़ी, बटुरी, फिर कहीं जाके उसमें से जो है लिक्विड निकला, मतलब वो गली। तो ये चार अंतर मुख्यतया हो गए कि इनका गलनांक एक निश्चित बिंदु पे, इनको जितने बिंदु पे बताया जाएगा उतने बिंदु पर ये मेल्ट हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होंगे। चलिए भाई, उनके लिए ताप का एक रेंज होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कह दिया प्लास्टिक 100 से 150 डिग्री सेल्सियस पे, तो कहीं जाके वो मेल्ट होगी। चलो इतनी सी बात थी क्रिस्टलीय ठोस में। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। हाँ बच्चों, अब हम आगे की बात करेंगे। कि क्रिस्टलीय ठोस, अब हमारा मेन टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम क्रिस्टलीय ठोस ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ पढ़ने वाले नहीं। क्रिस्टलीय ठोस से हमको कोई विशेष मतलब नहीं है। हाँ, तो क्रिस्टलीय ठोस के यदि प्रकार की चर्चा की जाए, हाँ बच्चा, यदि चर्चा की जाए क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, तो क्रिस्टलीय ठोस जो हमारा होता है, ये मार्कर थोड़ा धीमा चलने लगा, नया मार्कर ले लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार की यदि चर्चा करें तो क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का। पहला क्या होता है? आयनिक यौगिक। पहला होता है आयनिक
दूसरा हमारा होता है धात्विक आयनिक, लिख दूं आप समझ जाना, आयनिक। दूसरा धात्विक, तीसरा सहसंयोजक, सहसंयोजक, चौथा जो है हमारा आणविक। हाँ बच्चों, तो क्रिस्टलीय ठोस की यदि चर्चा करें तो ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला आयनिक हो गया, दूसरा धात्विक हो गया, तीसरा सहसंयोजक हो गया, चौथा आणविक हो गया। अब यदि इनकी चर्चा करें, इनमें अंतर क्या होता है? हाँ बच्चा, तो इनमें वैद्युत आकर्षण, जिसको स्थिर वैद्युत आकर्षण भी बोला जाता है, इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि आयनिक जो है, यहाँ पे अगर पूरा लिखना हो तो आयनिक यौगिक ही लिख लीजिए समझने के लिए। तो आयनिक यौगिक जैसे NaCl ले लिया, Na+ से मिलके बना होता है, Cl- के बीच में बना होता है। NaCl Na+ और Cl- से मिलके बना होता है। तो इनमें आकर्षण लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? आप कूलाम का नियम पढ़े हैं। कूलाम बताते हैं आकर्षण 2 प्रकार का होता है, मतलब बल 2 प्रकार का होता है, एक आकर्षण बल, दूसरा प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण किस में लगता है? विजातीय आवेश में। ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो इन दोनों में आकर्षण लगेगा। तो इनमें स्थिर वैद्युत आकर्षण से अच्छा है, आप लोग समझ लीजिए, इसमें कूलाम का आकर्षण बल या बंध पाया जाता है। कूलाम का आकर्षण बल या बंध पाया जाता है। ये बात भी लिख देता हूं, कूलाम का आकर्षण बल या बंध। क्योंकि जो हमारा आयनिक बंध होता है, आप भी ये भी पढ़ेंगे आगे चल के, 11 में पढ़ के आए होंगे कि बंध 3 प्रकार का होता है। एक आयनिक बंध होता है, दूसरा सहसंयोजक होता है, तीसरा जो है उपसहसंयोजक बंध होता है। तो आयनिक बंध जो होता है ये एक प्रकार का अट्रैक्शन है, एक प्रकार का क्या है? अट्रैक्शन है। जैसे सहसंयोजक बंध को सिंगल बॉन्ड के द्वारा दिखाया जाता है, उपसहसंयोजक बंध को एक तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सहसंयोजक बंध को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्योंकि यह एक प्रकार का आकर्षण बंध होता है। तो कूलाम का आकर्षण बल लिखूं या बंध लिखूं, आप समझ जाइएगा, वो दोनों चीजें एक ही हैं। कूलाम का आकर्षण बल पाया जाता है। हाँ बच्चा, चाहे स्थिर विद्युत आकर्षण बंध बोलो, चाहे कूलाम का आकर्षण बल बोलो। तो आयनिक यौगिक में इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बंध पाया जाता है, इसमें कूलाम का आकर्षण, या दूसरे शब्दों में बोलना चाहो, अथवा कूलाम का आकर्षण बल या बंध पाया जाता है। अब यहाँ पे धात्विक ठोस की यदि चर्चा करें तो हमारे जो धात्विक ठोस होते हैं, इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। इसमें जो एक धातु होती है वो दूसरे धातु को अट्रैक्ट करती है, दूसरे धातु को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। तीसरा, ये सहसंयोजक यौगिक जो है हमारे, हाँ, तो सहसंयोजक यौगिक लिख दे रहा हूं, या सहसंयोजक ठोस लिख दो, जो आपको लिखना है। हाँ, तो इनमें जो है, इनमें सहसंयोजक ठोस, इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंध का मतलब सिंगल बॉन्ड से भाई, इसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अगर आणविक की बात करें तो इसमें आणविक ठोस की यदि चर्चा करें तो इसमें वांडर वाल्स बंध पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। हाँ बच्चा, इसमें वांडर वाल्स बंध पाए जाते हैं, इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इसमें धात्विक बंध पाया जाता है, इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण बंध या कूलाम का आकर्षण बल पाया जाता है। यदि दूसरे अंतर की चर्चा करें तो इसमें अवयवीकरण जो हमारे हैं,
अवयवी कण का मतलब हमारा जो आयनिक यौगिक है या जो आयनिक ठोस है ये किससे मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो अवयवी कण है हमारा, अवयवी कण आयन होते हैं। इसमें अवयवी कण कौन होते हैं? आयन होते हैं, कैटायन एनायन। इसमें अगर दूसरी चर्चा करें तो इसमें अवयवी कण धातु होते हैं। अवयवी कण कौन होते हैं? धातु होते हैं। इसमें अवयवी कण अधातु होते हैं। इसमें अवयवी कण, क्योंकि सहसंयोजक ठोस में कहूं या सहसंयोजक यौगिक कहूं, आप पढ़ के आए 11वें में, सहसंयोजक बंध अधातुओं के मध्य में बनता है, आयनिक बंध आयनों के मध्य में बनता है। वांडर वाल्स जो है, ये वांडर वाल्स जो बंध होता है या वांडर वाल्स एक प्रकार का आकर्षण, ये किस में होता है? आणविक ठोस में होता है। तो इसमें अवयवी कण अधातु हैं। अवयवी कण कौन है? अधातु होते हैं। और इसमें अवयवी कण अणु होते हैं। यदि तीसरी बात करूं तो इसमें जो है यह जो है गलित अवस्था में, किस अवस्था में? गलित अवस्था में विद्युत का या वैद्युत का, ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, चालन करते हैं। हाँ बच्चा, जो आयनिक यौगिक होता है हमारा, ये गलित अवस्था में, क्योंकि आप जानते हैं कि NaCl सॉलिड है। सॉलिड में तो कोई जो है Na प्लस और Cl माइनस में नहीं टूटेगा। जब तक ये Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा नहीं, आयन नहीं होंगे, आयन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे जो है, तब तक ये जो है करंट फ्लो नहीं होगा। तो NaCl सॉलिड है, तो जब तक के सॉलिड को इतना ना गर्म कर दिया जाए कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। जैसे ही NaCl लिक्विड में गर्म हो जाएगा, तैसे ही इसमें विद्युत का चालन होने लगेगा। तो उसी जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे हम गलित अवस्था बोल रहे हैं। और ये जो है इसमें विद्युत का चालन होता है। इसमें धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए अगर धात्विक ठोस की बात करें, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ऐसा लिखो भाई, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये है विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। तीसरा, इनकी यदि चर्चा करें तो ये विद्युत के चालक, अच्छे चालक लिख दो, नहीं होते। अर्थात इसमें जो है करंट फ्लो नहीं किया जा सकता, इसमें करंट जो है फ्लो नहीं किया जा सकता। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है। हाँ बच्चा, ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। सहसंयोजक ठोस की बात करें तो, सहसंयोजक यौगिक को चाहे ठोस को, हाँ, तो ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते। लेकिन ग्रेफाइट इसका क्या है? अपवाद है। आणविक ठोस। तीसरा, हाँ तीसरा, ये भी मतलब इसमें डायरेक्ट लिख दो तीसरी बात कि यह विद्युत का चालन नहीं करता, यह विद्युत का चालन नहीं करता।
हाँ बच्चा, तो ये इतनी बात हो गई, 3 बातें। अगर हम चौथी बात पे चलें, इनका गलनांक उच्च होता है, तो इनका भी जो गलनांक है उच्च होता है। तो ये जो सहसंयोजक ठोस है, इसके बारे में क्या राय है, इनका गलनांक उच्चतम होता है। सहसंयोजक जो यौगिक है उच्च नहीं होता, उच्चतम होता है। सबसे ज्यादा गलनांक सहसंयोजक ठोस का होता है। जैसे सिलिका का उदाहरण ले लो, सिलिका का गलनांक सबसे ज्यादा होता है, इनका गलनांक उच्चतम होता है और इनका निम्न होता है, इनका निम्न होता है, क्योंकि इसमें दुर्बल वान डेर वाल बंध पाया जाता है। जैसे गर्म करेंगे पिटे से टूट जाएगा। तो ये 4 अंतर हो गए भाई। कितने अंतर हो गए? 4 अंतर। 4 अंतर बहुत हैं, कम नहीं है। हाँ चलो चारों अंतर दोबारा पढ़ लें। पहले तो क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस। तो आप लोग जानते हैं यदि आयनिक ठोस बोले या आयनिक यौगिक बोले, आयनिक यौगिक भी ठोस ही होते हैं। तो नंबर 1, इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बंध पाया जाता है या इसमें कूलाम का आकर्षण बल पाया जाता है। धात्विक ठोस की यदि बात करें, इनमें धात्विक बंध पाया जाता है। सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध पाया जाता है और आणविक ठोस में इसमें वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है। फिर दूसरी बात यदि करें, इसमें अवयवीकरण आयन होते हैं, आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बने होते हैं। इसमें अवयवीकरण धातु होते हैं। धात्विक ठोस में अवयवीकरण कौन होता है? धातु होता है। सहसंयोजक ठोस में इसमें अवयवीकरण अधातु होते हैं। आणविक ठोस में इसमें अवयवीकरण अणु होते हैं। तीसरी यदि बात करें, यह गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है। या गलित अवस्था में विद्युत का क्या करता है? चालन करता है। ये आप धातु में हम लोग जानते हैं, धातुएं जो है गुड कंडक्टर होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम Na2,8,1, या वैसे तो मुख्यतः Ag, Au ये सब गुड कंडक्टर हैं। हाँ, तो क्योंकि इनमें इनके पास क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो आप जानते हैं धातुओं के बाह्य कोश में जो है इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके कारण अस्थायी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग के किस अवस्था में आते हैं? अस्थायी अवस्था में आते हैं। हाँ, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। ये विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते, या सिंपल वे में बोल दूँ, इसमें करंट फ्लो नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका अपवाद कौन है? ग्रेफाइट इसका अपवाद है। तीसरी बात, यह विद्युत का जो है चालन नहीं होता, इसमें करंट फ्लो नहीं कराया जा सकता। चौथी बात, इनका गलनांक कुछ होता है। भाई ठोस है तो इनका गलनांक वैसे ही कुछ होगा। धात्विक ठोस भी ये इनका भी गलनांक कुछ होगा, क्योंकि धातुएं हैं भाई। हाँ, और यहाँ पे सहसंयोजक ठोस की यदि बात करें, इनका गलनांक उच्चतम होता है। एग्जाम्पल तो बस सिलिका लिख लेना, सिलिका या SiO2 सिलिका। इनमें वान डेर वाल्स बंध पाया जाता है, जो कि बहुत दुर्बल होता है। तो इसके कारण इनका जो है गलनांक निम्न होता है। चलिए भाई, इतनी बात नोट कर लीजिए। तो हम बात कर रहे थे क्रिस्टल जालक की। तो क्या होता है क्रिस्टल जालक? ऐसे ठोस जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं, ऐसे जो है ठोस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो अगर क्रिस्टल जालक हम लोग चित्र से समझें तो देखें जरा भाई, हमने मान लिया ये हमारे जो ठोस का अवयवीकरण है नियमित रूप से आ रहा है। अब नियमित रूप से मतलब आप समझते हैं कि अगर ये A है तो ये हमारा क्या हो गया? B हो गया। अगर ये A है हमारा तो ये हमारा B हो गया। ये हमारा A है तो ये हमारा B हो गया। हम लोग जो हमारा परमाणु है, तो परमाणु गोलाकार होता है, तो हम परमाणु का सेंटर यूज कर रहे हैं, ये बात याद रखना। तो ऐसे ही मतलब अगर वही बात है कि नियमित रूप से मतलब A B ऐसे चल रहा है। हाँ, तो त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं। त्रिविमीय व्यवस्था का मतलब क्या होता है ये भी देखेंगे। अब देखो भाई, जैसे आपकी मम्मी ने आपको कुछ कहा, मान लो लड्डू व्यवस्थित करने को कहा, तो लड्डू गोलाकार होता है। तो पहले आप लड्डू को जो है ऐसे सीधी लाइन में व्यवस्थित करोगे थाली में, फिर दोबारा कैसे व्यवस्थित करोगे? 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो। एक, लड्डू के नीचे लड्डू रख सकते हो, और दूसरा जो है 2 लड्डू के बीच में लड्डू रख सकते हो। तो सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी होती है? जब आप 2 लड्डू के बीच में लड्डू रखेंगे तो थाली में ज़्यादा लड्डू आएगा, चाहे कभी चेक करके देख लेना। अब हमने 2 एटम के बीच में जो है 1 एटम रखा, यहाँ भी वही
अब एटम का मैंने सेंटर यूज किया, सेंटर पॉइंट। फिर अब लड्डू के नीचे लड्डू, लड्डू के नीचे लड्डू, ऐसे मतलब अवयवीकरण के नीचे अवयवीकरण, अवयवीकरण के नीचे अवयवीकरण। फिर अब जो है कैसे व्यवस्थित करेंगे, दो अवयवीकरणों के बीच में, मतलब दो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु, दो परमाणुओं के बीच में एक परमाणु। अब देखते हैं भाई कैसे बनेगा। अब हमने इसको बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु बोलते हैं। हाँ बच्चों, इसको बोलते हैं जालक बिंदु। अब हमने एक जालक बिंदु को दूसरे जालक बिंदु से मिला दिया, एक जालक बिंदु को दूसरे जालक बिंदु से क्या कर दिया? मिला दिया। तो देखो भाई, एक जालक बिंदु को दूसरे जालक बिंदु से मिला दिया। यहाँ भी एक जालक बिंदु को दूसरे जालक बिंदु से क्या कर दिया? मिला दिया। तो क्या हुआ भाई? तो कुछ आकृति बन रही है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो। एक जालक बिंदु को दूसरे जालक बिंदु से जब मिलाया गया, कुछ हमारी घनाकार, अगर आप देख रहे हैं तो घन के आकार की आकृति बन रही है। हाँ बच्चों, तो ये कुछ हमारे पास घनाकार आकृति बनी। आप जानते हैं घन 3D होता है। घन क्या होता है? 3D। तो इसको हम लोग पूरी आकृति को, जो पूरा आकृति बनी है, इसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टल जालक। क्या बोलेंगे? क्रिस्टल जालक। इस पूरे को बोलेंगे क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है? ऐसे ठोस जिनके अवयवीकरण नियमित रूप से, तो यहाँ पे नियमित रूप का मतलब जैसे ए बी ऐसे आया, नियमित रूप से किस व्यवस्था में? त्रिविमीय। तो आप जानते हैं घन आकृति दिख रही है, और घन कैसा होता है? 3D होता है। वैसे 3D यहाँ पे बनाया नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे घन का हम आगे वाला भाग तो देख सकते हैं, लेकिन पीछे वाला भाग नहीं देख सकते। हाँ, तो सिर्फ 2D बोर्ड पे बनाया, 1D 2D बनाया जा सकता है, मतलब 3D नहीं बनाया जा सकता। तो ये हमारा हो गया क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक के बाद आता है एकक कोष्ठिका। क्या आता है? एकक कोष्ठिका, यूनिट सेल जिसे बोलते हैं। तो यूनिट सेल क्या होता है, उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट सेल क्या होता है, हाँ, मतलब एकक कोष्ठिका क्या होती है, तो एकक कोष्ठिका जो है क्रिस्टल जालक के लघुत्तम भाग को, क्रिस्टल जालक के किस भाग को? क्रिस्टल जालक के लघुत्तम भाग को, लघुत्तम भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। यदि एकक कोष्ठिका की लगातार पुनरावृत्ति की जाए, यदि एकक कोष्ठिका की, यदि एकक कोष्ठिका की लगातार पुनरावृत्ति की जाए, लगातार पुनरावृत्ति की जाए, पुनरावृत्ति की जाए तो पुनः किसका निर्माण हो जाता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। हाँ बच्चों, तो एकक कोष्ठिका क्या है? क्रिस्टल जालक के लघुत्तम भाग को एकक कोष्ठिका कहते हैं। यदि एकक कोष्ठिका की लगातार पुनरावृत्ति की जाए
तो किसका निर्माण हो जाता है? क्रिस्टल जालक का। जैसे ये संपूर्ण जो बना है ये आपका क्रिस्टल जालक है, इसका लघुत्तम भाग, मतलब इसमें में से मैंने एक एकक कोशिका काट लिया, ये वाली एकक कोशिका, हमने ये वाली एकक कोशिका को क्या कर लिया? अलग कर लिया, तो ये लघुत्तम भाग हो गई। ये हमारा कौन सा भाग हो गई? लघुत्तम सबसे छोटा भाग, हमने इसको निकाल लिया। तो एक एकक कोशिका जब हमने इसमें से ये एक निकाल लेंगे, ये क्रिस्टल पूरा जालक है, क्रिस्टल जालक में से एक मैंने निकाल लिया, एक घन, तो इसी एक घन को क्या कहेंगे? एकक कोशिका। अब आप लोग समझो, मैंने एक एकक कोशिका निकाला, अब लगातार मैं एक कोशिका रख रहा हूं, तो लगातार एक एक घन रखने से एक घन रखने से एक समय ऐसा आएगा पुनः किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ढेर सारा घन रखा हो, मान लो यहाँ पे ये इतने मार्कर हैं, ये ढेर सारे मार्कर, मैं इसको कह रहा हूं कि ये हमारा क्रिस्टल जालक है, तो इसमें से मैंने एक मार्कर निकाल लिया, तो एक मार्कर मैंने निकाल लिया, तो क्रिस्टल जालक का ये कौन सा भाग हो गया? लघुत्तम, मतलब सबसे कम मैंने निकाला है, इसमें से सबसे कम मैंने लिखा है, सबसे छोटा मैंने निकाला है, तो एक निकाला है। ये हमारी हो गई एकक कोशिका। अब यदि लगातार एकक कोशिका की पुनरावृत्ति की जाए, तो मान लो ये एक मार्कर, फिर एक मार्कर, ये एक एकक कोशिका, ये एक एकक कोशिका, ये भी एक एकक कोशिका, ये भी एक एकक कोशिका, ये भी एकक कोशिका, ये भी यूनिट सेल, लगातार यूनिट सेल की पुनरावृत्ति की गई, पुनः क्या बन गया? क्रिस्टल जालक। जैसे कोई मिठाई की दुकान है, वहाँ पे जो है ऐसे बॉक्स में बहुत सारे डिब्बे लगे होते हैं मिठाई के, तो उसने एक डिब्बा ऐसे पकड़ के निकाल लिया, तो ढेर सारे डिब्बे जो थे वो जो है आपके क्रिस्टल जालक हैं, उसने एक डिब्बा पकड़ के निकाल लिया, तो आपकी क्या हो गई? एकक कोशिका हो गई। अगर लगातार अब उसी बॉक्स में लगातार डिब्बे लगाए जाएं, तो लगातार फिर से पूरा कमरा किससे भर जाएगा? डिब्बे से, मतलब लगातार एकक कोशिका की हमने पुनरावृत्ति की, तो किसका निर्माण हो गया? क्रिस्टल जालक का निर्माण हो गया। चलो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। अब हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एकक कोशिका का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार की एकक कोशिका बनती है, कितने प्रकार के ब्रेवियर जालक होते हैं, सारी चर्चाएं नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।